नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल इनफिनिटी मैथ और रीजनिंग क्लासेस में। मैं दिलीप ग्रासिया। आज हम लोग बात करने वाले हैं आंकड़ों के प्रबंधन के बारे में और ये हमारी चौथी क्लास है। अब तक हमने 3 क्लासें देखी है और तीनों ही क्लास में हमने जानकारी हासिल करी है कि आंकड़े क्या होते हैं, इनको किस प्रकार से हम लोग वर्गीकृत कर सकते हैं। और आपने देखा था आंकड़े 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़े। प्राथमिक आंकड़ों को हम लोग किस प्रकार से संग्रहण करते हैं वो देखा है और उसके बाद में हमने द्वितीयक आंकड़ों को कैसे संग्रहण करते हैं वो देखा। ठीक है, तो 3 क्लासेज जो थी 20 से 25 मिनट की थी, तो उसकी वजह से 3 क्लासें हुई है, अदरवाइज़ तो ये 1 क्लास का ही काम था, है ना। लेकिन टाइम कम है, जो टाइम है मेरे पास में उस टाइम के अकॉर्डिंग मैं आपका काम करवा रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ में, और अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना, ताकि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूँगा आपको तुरंत मैसेज आ जाएगा, एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि वीडियो अपलोड हुआ है, ताकि आपको बार बार ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं। देखो, हमने कल इसको देखा था, वापस वहीं से शुरू करता हूँ ताकि आपके लिए समस्या ना रहे कि क्या बात चल रही है। तो हमने बात करी थी कल कि सांख्यिकी विधि के चरण क्या है, यानी कि स्टैटिक्स जो बना रहे हैं, जो आंकड़े जो बना रहे हैं, सारणी जो बन करके तैयार होती है, उसकी क्या प्रोसेस है, किन किन स्टेपों से गुजरना पड़ता है। ये तो सबसे पहला जो था उसमें आंकड़ों का संग्रहण करना होता है। ठीक है, आंकड़ों का संग्रहण करना मैंने बात करी थी कल कि आंकड़ों का संग्रहण जो है आपके 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, एक तो आपके पास में प्राथमिक आंकड़े, ठीक है, और दूसरा कौन सा होता है आपके पास में द्वितीयक आंकड़े। इसके बारे में पूरा वीडियो बना रखा है। ठीक है, द्वितीयक आंकड़े, इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि प्राथमिक आंकड़े हैं और दूसरा क्या आपका द्वितीयक आंकड़े। प्राथमिक आंकड़े क्या होते हैं, जिनको पहली बार इकट्ठा करते हैं वो प्राथमिक आंकड़े होते हैं, जो घर घर जा करके लोग इकट्ठा करते हैं। द्वितीयक आंकड़ों में घर घर जाने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं अगला। इसमें हम लोग अभी डिटेल से नहीं जा रहे हैं, अभी सिर्फ बेसिक बातें समझ रहे हैं कि क्या क्या होता है। अब दूसरा क्या होता है, आंकड़े अगर आपके पास में आ गए हैं, आंकड़े अगर आपके पास में आ गए हैं तो उनका सबसे पहले क्या करना होता है, वर्गीकरण करना होता है। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि वर्गीकरण में आपको क्या है कि आंकड़ों के समूह बनाने पड़ेंगे। क्या बनाने पड़ेंगे, समूह। ठीक है, समूह बना करके आप लोग उसको फिर बाद में उसकी सारणी बनाओगे अलग अलग, है ना, या गुणों के आधार पर, समूह या गुणों के आधार पर, गुणों के आधार पर आप लोग क्या करेंगे, उसको अलग अलग करेंगे। समूह या गुणों के आधार पर क्या करेंगे आप लोग, उसको अलग अलग करेंगे आप लोग। ठीक है, और उसके बाद में उसकी क्या करोगे, सारणियाँ बनाओगे। सारणी, उसमें क्या होता है, सारणी में या तो इस प्रकार से हम लोग सारणी बनाते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना इस स्टेप से, ये स्टेप से हम लोग को सारणी अगर बनती है तो ये जो लाइनें हम लोग बाएं से दाएं जाएंगे। क्या कह रहा हूँ मैं कि बाएं से दाएं जाएंगे। अगर बाएं से दाएं जाते हैं सारणी में इस साइड से, तो उसको बोलते हैं हम लोग पंक्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पंक्ति। ठीक है, और ऊपर से नीचे आएंगे, जब ऊपर से नीचे ये जो आपके पास में है उसको बोलते हैं स्तंभ। क्या बोलते हैं, स्तंभ या कॉलम। ठीक है, अभी हम लोग डिटेल से देखने वाले हैं इनके बारे में, लेकिन बस एक छोटा सा ओवरव्यू मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई वर्गीकरण में क्या होता है, समूह या गुणों के आधार पर अलग अलग कर देते हैं। पहले वर्ग या ग्रुप में बांट देंगे, उसके बाद में सारणी में क्या होता है, हम लोग एक सारणी बनाते हैं और सारणी में बाएं से दाएं जाएंगे तो उसको बोलेंगे पंक्ति, और ऊपर से नीचे आते हैं उसको बोलते हैं कॉलम या स्तंभ। उसके बाद में आपके पास में चित्र या आलेखित विधि से दर्शाना, ये तो पूरा डिटेल के साथ में है। चित्र और आलेखित, आपके पास में जो भी ग्राफ बनते हैं, ठीक है, जो भी ग्राफ बनेंगे, ठीक है, और जो भी आंकड़े बनेंगे आपके पास में, पाई चार्ट या पाई वृत्त, जो भी आप कह सकते हो, ये सब बनते हैं, वो किस में आएंगे, चित्र या आलेखित विधि में आएंगे। इसको भी हम लोग देखेंगे डिटेल के साथ में। और उसके बाद में आपका आता है विश्लेषण। क्या आता है आपका, विश्लेषण। इसमें क्या होता है, हम लोग आंकड़ों का जो विश्लेषण करते हैं, विश्लेषण के अंतर्गत आपको 2-3 चीज़ें देखनी पड़ेगी। विश्लेषण में हमको देखना पड़ेगा एक तो समांतर माध्य। ठीक है, अब बात समझना कि बहुत सारे ये कर रहे हैं कि भाई सीधा आपको समांतर माध्य, माध्यिका और भूलोक बता रहे हैं। ठीक है, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, मैं हर एक बात को पॉइंट टू पॉइंट एक डिटेल के साथ में जा रहा हूँ। जो आपके पास में विश्लेषण में है वहाँ पर जो आपको समांतर माध्य निकालना पड़ सकता है, माध्यिका निकालना पड़ सकता है और बहुलक निकालना पड़ सकता है, और आपके पास में और क्या हो सकता है, विचलन। ठीक है, विचलन निकालना पड़ सकता है। वैसे ये बहुत मतलब 11वीं का टॉपिक है विचलन, तो 10वीं तक आपके पास में बहुलक तक चीज़ें आती। बात समझना, अगर
क्वेश्चन लैंग्वेज में आता है इनमें से कहीं से भी आ सकता है, और अगर सिर्फ विश्लेषण का देगा तो समांतर माध्य निकालने के लिए दे सकता है, माध्य का निकालने के लिए दे सकता है, बहुलक निकालने के लिए दे सकता है, या विचलन भी दे सकता है। ठीक है, बात समझना। तो काफ़ी लोग सिर्फ यही चीज़ पढ़ा रहे हैं, तो इसमें ज़रूरी नहीं है, कोई गारंटी नहीं, क्योंकि देखो आपके सिलेबस में जो जुड़ा है ना, वो कहाँ जुड़ा है, वो जुड़ा है आपके पास में शिक्षण की विधियाँ। तो शिक्षण की जो विधियाँ हैं वो ये थ्योरेटिकल पोर्शन है, न कि आपके पास में ये वाला कैलकुलेशन वाला। मैं दोनों ही काम आपको करवा दूंगा, कैलकुलेशन वाला भाग भी करवा दूंगा और थ्योरेटिकल तो करवा ही रहा हूँ, ताकि ये वाला भी बाद में मैं अलग से करवा दूंगा, ताकि समस्या ना रहे अपने पास में। ठीक है, और इसके बाद में क्या करेंगे हम लोग, समांतर माध्य वगैरह ज्ञात कर लेंगे। समांतर माध्य, माध्यिका या बहुलक, विचलन, ये सब ज्ञात करने के बाद में हम लोग क्या करते हैं, उनकी व्याख्या। व्याख्या का मतलब है कि भाई जो भी समस्या होगी उसका हल करेंगे। क्या करेंगे, व्याख्या में समस्या का हल करेंगे, समस्या का हल ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो व्याख्या में क्या है, समस्या का हल ज्ञात करेंगे। और उसके बाद में आपके पास में आता है जो है पूर्व कथन या अनुमान। ठीक है, या निष्कर्ष। निष्कर्ष में क्या है कि भाई हम लोग अनुमान लगाते हैं, भाई ये ऐसा है, ये सब चीज़ें ऐसी हो रही, इसका मतलब ये होगा। जैसे आपके ग्राफ देखे होंगे, भाई ग्राफ बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं अगर जनसंख्या के बारे में, जनसंख्या वृद्धि होगी, ग्राफ कम हो रहा है, तो हम लोग अनुमान लगा कि भाई जनसंख्या कम हो रही है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमको देखनी है। तो उसमें सबसे पहले आंकड़ों का संग्रह हमने देख लिया है, आंकड़ों का संग्रहण हमने देख लिया, प्राथमिक और द्वितीयक तरीके से हम लोग आंकड़ों का संग्रहण करते हैं, और इसके बारे में डिटेल से मैंने पिछले दो वीडियो में बात कर ली। अब हम लोग बात करने वाले हैं आज वर्गीकरण के बारे में। ठीक है, तो इसको मैं हटा रहा हूँ अब। चलिए, तो आपके पास में वर्गीकरण की बात करें तो समझना, वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन। वर्गीकरण का मतलब क्या है, क्लासिफिकेशन। तो वर्गीकरण हम लोग किस किस आधार पर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि लोग जब होते हैं हमारे पास में, अगर मान लो लोग अगर हमारे पास में बैठे हैं, सबसे पहले ये अगर महिलाएं और आदमी हैं तो हम लोग दो अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। एक साइड महिलाएं बिठा दिया, एक साइड आदमी बिठा दिया। ठीक है, दूसरा क्या तरीका हो सकता है कि गुणों के आधार पर, समझ रहे बात को, हमने गुणों के आधार पर बनाया कि भाई ये अच्छा है या ज़्यादा पढ़ा लिखा है। मतलब एक बार एजुकेशन के आधार पर हम लोग वर्गीकरण कर सकते हैं। कैसे कि भाई जो 12वीं तक पढ़े लिखे वो यहाँ बैठे हैं, 10वीं तक पढ़े लिखे वो यहाँ बैठे हैं, और मान लो जिसने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी है वो इधर बैठे। तो ये आपके 3 वर्गीकरण हो गए। ठीक है, तो आपके पास में गुणों के आधार पर अलग अलग समूह में बांट देना, गुणों या प्रकृति के आधार पर अलग अलग समूह में बांट देना, क्लासिफिकेशन करना, मतलब बंटवारा करना। बंटवारा कैसे, गुणों के आधार पर। ठीक है, ये सब चीज़ें क्या हो, किस में आएगी, आपकी वर्गीकरण में आएगी। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा वर्गीकरण के क्या क्या पॉइंट है आपके सामने। उसमें सबसे पहला आपके पास में है वर्गीकरण के प्रकार। ठीक है, तो वर्गीकरण के प्रकार में क्या है, 2 टाइप के होते हैं, एक तो गुणों के आधार पर और दूसरा क्या आपके पास में वर्ग अंतराल के अनुसार। चलो ऐसे ही बनाते हैं। पहला जो है आपके पास में गुणों के आधार पर, गुणों के आधार पर, और अगला जो है वो वर्ग अंतराल के आधार पर। ठीक है, वर्गीकरण 2 टाइप से हो सकता है, एक तो गुणों के आधार पर हो सकता है, दूसरा क्या आपके पास में वर्ग अंतराल के आधार पर। एक गुणों के आधार पर क्या होता है, इसमें 2 चीज़ इसमें ध्यान रखनी है आपको। देखो अभी मैंने बात करी जैसे गुणों के आधार पर, गुण क्या, मैंने कहा कि भाई अगर हम लोग एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो हमने कहा कि भाई 1 से लेकर के 10 तक जो पढ़े लिखे हैं, पहली से लेकर के 10वीं क्लास तक जो पढ़े लिखे हैं वो अलग ग्रुप, 10 मतलब 1 से लेकर के 12वीं तक जो है, अगर मान लो 12वीं 11वीं 12वीं जिन्होंने पढ़ रखा है उनका अलग ग्रुप बना दिया, और उसके बाद में हमने ग्रेजुएशन के जो कर रखा है उनका अलग ग्रुप बना दिया, ताकि हमें अगर कहीं बंटवारा करना है, इनको छटनी करनी है तो कोई समस्या ना रहेगी। अगर किसी कंपनी की बात करें तो अगर कंपनी में कह दिया कि भाई अलग अलग वर्कर्स जो होते हैं, भाई
आपके पास में ज़्यादा मेहनत करने वाले वर्कर्स भी होते हैं, कम मेहनत करने वाले भी वर्कर्स होते हैं। ऊपर के डिपार्टमेंट में काम करने वाले अलग वर्कर होते हैं, नीचे के डिपार्टमेंट में काम करने वाले अलग होते हैं। जैसे कि हम लोग कहीं टाइपिंग वाले में जाएँ, अगर जैसे न्यूज़पेपर वगैरह प्रिंटिंग होती है तो कहीं कहीं कोई न्यूज़ लाने वाला अलग होता है, वहाँ पर न्यूज़ टाइप करने वाला अलग होता है, इमेज बनाने वाला अलग होता है, तो सभी चीज़ें होती हैं। तो वहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग वर्गीकरण कर सकते हैं। तो बात ये आती है कि आपके गुणों के आधार पर, व्यक्ति के क्या गुण हैं उसके आधार पर, व्यक्ति या आंकड़ों के क्या गुण हैं, ठीक है, उसके आधार पर हम लोग वर्गीकरण कर सकते हैं। और इसी को हम लोग कहते हैं सरल वर्गीकरण भी कह सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो आपके गुणों के आधार पर है, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, सरल वर्गीकरण है। यही आपका क्या है, सरल वर्गीकरण है। इसमें जैसे एग्जाम्पल समझना, आपको दे दिया भाई दो अलग अलग टाइप से बांटो गुणों के आधार पर, तो क्या कह दिया हमने भाई, एक वर्ग हो गया आपके पास में शिक्षित पुरुष, और दूसरा वर्ग हमने कह दिया कि शिक्षित महिला। अब एक और वर्ग का बनाना चाहो आप लोग तो क्या बोल सकते हो आप लोग कि अशिक्षित पुरुष और अशिक्षित महिला, ये आप इस टाइप से वर्ग बना सकते हो। तो इसमें कोई ज़रूरी नहीं है सिर्फ गुणों को देखा जाएगा, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको इसी टाइप से बनाना है, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं। अगर आप लोग फिर इनको अलग अलग बनाओ, है ना, अगर आप लोग इनको फिर से अलग अलग बनाओ तो पुरुष और महिलाओं में दो टाइप की कैटेगरी बन सकती है भाई, पुरुष और महिलाएं, उसमें शिक्षित और अशिक्षित। अगर इस टाइप से अगर ना बनाओ तो आप लोग कैटेगरी किस टाइप से कर सकते हो, देखो ध्यान से कि भाई एक को कर दिया आपने पुरुष सारणी में, दूसरे को कर दिया महिला। अब पुरुष में भी दो टाइप के हो सकते हैं, कैसे, एक तो शिक्षित और दूसरा क्या हो गया, अशिक्षित हो गया, शिक्षित और अशिक्षित। और अगला जो महिलाओं की बात करें हम लोग, किसकी बात करें हम लोग, महिलाओं की बात करें तो भी वहाँ पर शिक्षित और अशिक्षित आपके पास में हो जाएंगे। क्लियर है। तो इस प्रकार से हम लोग जो सारणी बनाते हैं, इस प्रकार से हम लोग जो भी सारणी बनाते हैं वो आपके क्या कहलाएगी, गुणों के आधार पर कहलाएगा, ठीक है। चलिए तो आगे हम लोग बात करते हैं कि वर्गीकरण जो है ये गुणों के आधार पर हो गया है, और गुणों के आधार पर आपका सरल वर्गीकरण है, उसमें कोई समस्या नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं वर्ग अंतराल की। किसकी बात करें, वर्ग अंतराल की बात करते हैं। देखो ध्यान से, वर्ग अंतराल में हमको कुछ परिभाषाएं या कुछ शब्दों को ध्यान में रखना पड़ेगा। वर्ग अंतराल क्या होता है, ठीक है, उसके लिए सबसे पहले कुछ परिभाषाएं या कुछ शब्दों को आपको ध्यान में रखना होगा। तो सबसे पहले इसमें आता है, एक तो ध्यान से देखना, वर्ग अंतराल में कुछ परिभाषाएं हैं। किसकी बात कर रहे हैं, परिभाषाओं की। जब तक आपको परिभाषाएं, इनका मतलब पता नहीं होगा, आप लोग काम नहीं कर सकते हो। वर्ग अंतराल के अगर बनाना है, वर्गीकरण करना, तब क्यों, क्योंकि कारण ये है कि कुछ परिभाषाएं आपको जानकारी होनी ज़रूरी है। जैसे कि सबसे पहले आता है वर्ग सीमा। पहला क्या होता है, वर्ग सीमा, ठीक है। अगला आपके पास में है वर्ग अंतराल, वर्ग सीमा, वर्ग अंतराल। उसके बाद में एक और आता है आपके पास में वर्गीकृत, वर्ग अंतराल, वर्ग सीमा है, वर्ग अंतराल। उसके बाद में अपवर्ज्य विधि, सॉरी इसको वर्गीकृत कर लो, अपवर्ज्य विधि, अपवर्ज्य विधि। अपवर्ज्य के बाद में आपके पास में आता है एक और जो ध्यान में रखना है, वो समावेशी विधि, ठीक है। अब वर्ग, ये अपवर्ज्य और समावेशी जो है वो आपके पास में इसके अंतर्गत ही आती है। अपवर्ज्य, इसको कर लो ए, अपवर्ज्य, और इसको कर लो समावेशी, ठीक है। देखो, एक तो आपको ध्यान में रखना है, एक तो वर्ग सीमा है, दूसरा क्या ध्यान में रखना है, वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल दो टाइप के होते हैं, अपवर्ज्य विधि और समावेशी विधि। अभी क्या है इनके बारे में हम लोग जानकारी करेंगे, ठीक है, इसमें कोई समस्या नहीं होगी। आपको समझना है कि भाई वर्ग सीमाएं क्या होती, वर्ग सीमा का क्या मतलब होता है। देखो, आपके पास में जो भी वर्ग दे रखा, आपके पास में जो भी वर्ग, मैं एक सारणी बना करके आपको समझाता हूँ ताकि आपको समझने के लिए आसानी हो जाएगी। चलो, जैसे कि हमने एक सारणी बनाई कि 15 से 20, 30 से 45, 30 से 45, 38 से 42, ये आपके पास में
जो सारणी बनाई हुई है इसमें सबसे पहली बात कि ये वर्ग सीमा है, ये क्या है आपके पास में वर्ग सीमा, ये आपकी अधिकतम सीमा है। अधिकतम सीमा मतलब आपके पास में आपको कह दे भाई किसी बच्चों के अंक जो है वो 15 से 20 के बीच में है, किसी कक्षा में बच्चों के प्राप्तांक जो है वो 15 से 20 के बीच में है। इसका मतलब क्या हुआ कि कम से कम 15 नंबर तो सभी के हैं और 20 का मतलब 20 से ज़्यादा किसी के भी नहीं। 15 से 20 का क्या मतलब हुआ कि भाई किसी अधिकतम जो सीमा जो है ना वर्ग सीमा, अधिकतम सीमा कितनी है 20 से ज़्यादा नहीं और 15 से कम भी नहीं। और ये आपके पास में 15 क्या रहेगा आपके पास में न्यूनतम सीमा, क्या रहेगा न्यूनतम सीमा। बात समझ में आ रही है। जैसे 38 और 42 की बात करें तो इसमें अगर आपसे कहा कि भाई किसी कक्षा में बच्चों के जो प्राप्तांक है वो 38 से 42 के मध्य में, क्या कहा किसी कक्षा में विद्यार्थियों के प्राप्तांक जो है वो 38 से 42 के मध्य में। इसका मतलब क्या हुआ कि 38 जो है वो आपकी मिनिमम लिमिट है, सबसे न्यूनतम सीमा है कि भाई 38 से कम नहीं होंगे और 42 से ज़्यादा नहीं। तो ये आपके पास में मिनिमम लिमिट है, ठीक है, मिनिमम लिमिट हिंदी में क्या कहेंगे न्यूनतम सीमा, मिनिमम लिमिट। और ये आपके पास में क्या है मैक्सिमम लिमिट, ठीक है, मिनिमम लिमिट और मैक्सिमम लिमिट या फिर आप लोग कह सकते हैं अधिकतम सीमा। बात समझना कि मिनिमम का मतलब क्या हो गया कि कम से कम 38 नंबर तो चाहिए। आपको कह दिया भाई कि किसी बच्चों के जो अधिकतम और न्यूनतम अंकों का जो ये है वो 33 से लेकर के 100 के बीच में किसी परीक्षा में पास होने के लिए, यानी कि कम से कम आपको 33 नंबर मिल सकते हैं और अधिकतम 100, ऐसा नहीं कि 101 नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ये जो आपके पास में जो है उसको कहते हैं हम लोग वर्ग सीमाएं, क्या कहते हैं वर्ग सीमाएं, ठीक है। तो आप लोग इसका एग्जाम्पल देख सकते हो, ये आपके पास में एग्जाम्पल है, ये भी एग्जाम्पल है, ये भी एग्जाम्पल है, ठीक है, और ये भी आपके पास में उदाहरण ही है, ठीक है। ये सभी उदाहरण है आपके पास में किसकी वर्ग सीमाओं के। अगला जो आता है आपके पास में वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल का क्या मतलब है, वर्ग अंतराल दो टाइप के हो सकते हैं, एक तो अपवर्जी विधि और समावेशी विधि। अब हम लोग पहले बात करें वर्ग अंतराल की बात करते हैं, पहले किसकी बात करें वर्ग अंतराल की बात करें। अगर वर्ग अंतराल की बात करेंगे सबसे पहले तो उसमें आपको ध्यान क्या रखना है वर्ग अंतराल में। चलिए वर्ग अंतराल की बात करें तो वर्ग अंतराल में आपको ध्यान में रखना है कि जो अंतराल दिए गए हैं, ये जो अंतराल है 15 से 20, तो 15 से 20 के बीच में जितना अंतर है, कितना अंतर है भाई 15 और 20 के बीच में कितने का अंतर है 5 का अंतर है। 15 और 20 के बीच का अंतर कितना है 5 का अंतर। तो ये जो 5 है वही आपका क्या है वर्ग अंतराल है, ये 5 है वो क्या आपका वर्ग अंतराल है। 38 से 42 के बीच में कितने का अंतर है, ध्यान से देखो 38 से लेकर के 42 के बीच में अंतर कितने का है 4 का अंतर है। कितने का अंतर है 4 का। ये आपके पास में क्या है वर्ग अंतराल है, ये 4 क्या है आपका वर्ग अंतराल। बात समझ में आ गया। वर्ग सीमा में कहाँ से लेकर के कहाँ तक, तो वर्ग सीमा और कितना गैप है उन दोनों के बीच का कितना गैप है वो आपका वर्ग अंतराल कहलाएगा। क्या कहलाएगा क्लास इंटरवल, यानी कि वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल दो टाइप के हैं, एक तो अपवर्जी विधि और समावेशी विधि। अपवर्जी विधि में क्या है जैसे आपके पास में जहाँ से खत्म वहीं से शुरू, जैसे कि आपके पास में हमने बोल दिया कि 10 से 20 है ना, 20 से 30 इस टाइप से बोलते भाई 0 से लेकर के 10 तक। फिर अगला यहाँ से 10 पे ख़त्म हुआ है तो 10 से लेकर के 20 तक, 20 पे ख़त्म हुआ है तो 20 से 30 तक। देखो 0 से कहाँ तक 10 तक, 0 से शुरू 10 पे ख़त्म, 10 से शुरू 20 पे ख़त्म, ये लगातार वही चलता रहता है, जहाँ से ख़त्म वहीं से शुरू होगा। देखो अपवर्जी विधि में 10 से, जबकि अगली जो विधि है समावेशी विधि उसमें ऐसा नहीं होता। समावेशी विधि में क्या होता है कि हमने कह दिया भाई 0 से लेकर के आपके पास में 9 तक, फिर 10 से लेकर के 19 तक, फिर आपके पास में 20 से लेकर के कहाँ तक 29 तक हो गया, फिर आपके पास में 30 से लेकर के कहाँ तक ध्यान से देखना 39 तक। तो आपके पास में यहाँ एक बात समझ में आ रही है, देखो 0 से लेकर के 9 तक हुआ, अंतर समझना, 9 पे ख़त्म हुआ तो 9 से शुरू होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ, फिर 10 से लेकर के 19 तक गया। देखो 0 से 10 इसमें क्या था अपवर्जी में 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 अपवर्जी विधि में, जहाँ पर ख़त्म वहीं से शुरू, जहाँ पर ख़त्म वहीं से शुरू। लेकिन ध्यान से देखना समावेशी विधि में ऐसा नहीं होता। कहाँ से 0 से 9 हो गया, फिर आगे 10 से 19, 19 से मतलब 20 से 29, 29 फिर उसके बाद में 30 से, मतलब जहाँ से ख़त्म वहीं से शुरू नहीं, उसका अगले अंक से शुरू होगा इसमें समावेशी विधि में। तो याद रखना ये बात, ठीक है। वर्ग अंतराल में हम लोग दो परिभाषा समझी है, एक तो वर्ग सीमा क्या होती है
33 से 100 के बीच में ये वर्ग सीमा है। वर्ग अंतराल का मतलब उनके बीच का गैप कितना है, तो जैसे कि 0 से 10 के बीच में गैप कितने का है, तो 0 से 10 के बीच में आपके 10 का गैप है, इसमें भी 10 का। इसमें अपवर्ती विधि में अंतराल जो है, अपवर्ती विधि में अंतराल जो होता है वो समान होता है, इसमें अंतराल समान नहीं होगा। 0 से 9 9 का अंतर, 10 से 19 अभी हमको दिखेगा यहाँ पर भी, लेकिन वहाँ पर अंतर समान है लेकिन वास्तव में समान नहीं है। क्यों? क्योंकि वो गैप जो है वो बीच में कहीं ना कहीं एक संख्या मिस हो रही। क्या हो रहा है? एक संख्या कहीं ना कहीं से मिस हो रही है, इसलिए हम लोग इसको कहते हैं कि एक तो अपवर्ती विधि है, दूसरे क्या आपके पास में समावेशी विधि। ये किसका आपके पास में? वर्गीकृत आंकड़ों के लिए। ठीक है, अब हमारे पास में आता है अवर्गीकृत आंकड़े। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। चलिए अवर्गीकृत आंकड़ों की बात कर लें हम लोग। अवर्गीकृत आंकड़े में क्या होता है, आपके जो हम लोग टैली चिन्ह जो बनाते हैं, कौन से टैली चिन्ह जो बनाते हैं वो वहाँ आते हैं आपके पास में अवर्गीकृत आंकड़े। ठीक है, अवर्गीकृत आंकड़े क्या होते हैं, ध्यान से देखो। अवर्गीकृत आंकड़ों में आपको सबसे मेन चीज़ है कि इसमें देखो निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। जो भी आंकड़े हैं अव्यवस्थित आंकड़े, अवर्गीकृत का मतलब कितना हो गया कि इसके जो आंकड़े होते हैं वो अव्यवस्थित होते हैं। आंकड़े क्या होते हैं? अव्यवस्थित। आंकड़े क्या होते हैं? अव्यवस्थित होते हैं। आंकड़े अव्यवस्थित होते हैं। ठीक है, अगली बात क्या है कि कोई भी निष्कर्ष नहीं निकाल सकता। आंकड़ों को देखकर निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। क्या करेंगे हम लोग? निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या रहा? सुनो, आंकड़ों को देख करके हम लोग निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं, तो वहाँ पर अब एक समस्या, इस समस्या को सोल्व करने के लिए हमको कुछ और करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ध्यान समझो। जैसे कि आपको कह दिया भाई कि किसी कक्षा में, एग्जाम्पल समझना, किसी कक्षा में विद्यार्थियों के प्राप्तांक जो है 20 में से, किसी कक्षा में विद्यार्थियों के प्राप्तांक 20 में से 13, 11, 15, 18, 13, 15, 19, 16, 15, 13, 12 और 13 और 11 ये आपके पास में। अब आंकड़ों को देख करके कुछ कंक्लूजन हम लोग नहीं निकाल सकते। आंकड़ों को देख करके तो इसको कहते हैं अवर्गीकृत, इनका कोई ग्रुप नहीं है। अब हम क्या करते हैं इसको, अगर ऐसा है तो हम लोग इसको लिखेंगे, इसको x कर लो, ध्यान से देखना इधर, और यहाँ पर हम लोग एक बारंबारता शब्द का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे? बारंबारता। बारंबारता को हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो आपके पास में हम लोग एक सारणी बनाएंगे। क्या करेंगे? एक सारणी बनाते हैं, समझना बात को। अब आपको देखना है कि 13, 11, 15, 18, 13, 15, 19 और इसके बीच में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 11। आरोही क्रम में जमाएंगे। कैसे? आरोही यानी कि बढ़ते हुए क्रम में इनको लिखना है। तो 11 कितनी बार है? एक बार यहाँ पर है, और कितनी बार है? 2 बार। ध्यान से देखना, 11 2 बार है तो आपको करना है 1 2, 1 और 2। ठीक है, अब आपके पास में कितना है? 12 यहाँ पर कितनी बार है? यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है। 12 कितनी बार है? 1 बार, तो ये 1 बार कर दिया। अब आपके पास में 13 कितनी बार है? ध्यान से देखो, 13 को मैं तो कुछ और बढ़ाता हूँ, 13 13 13 13 और 13, मतलब इस टाइप से, ताकि आपको समझने के लिए थोड़ा आसानी रहेगी। तो 13 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपके पास में बारंबारता है। ये हम जो निशान जो बना रहे हैं वो इसको कहते हैं टैली चिन्ह। क्या बोलते हैं? टैली चिन्ह। ठीक है, तो आपके पास में 13 कितनी बार है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार
1 2 3 4 5 6 बार, 7 बार, 8 बार और 9 बार। 13 कितनी बार आपके पास में? 9 बार। तो ध्यान से देखना कैसे बनाएंगे। 1 2 3 4 और इसको काट दिया। देखो ध्यान से, वैसे हम लोग जनरली हम लोग इस साइड से काटते हैं, इस साइड से काटा जाएगा, वो कोई खास समस्या नहीं है, उसकी टेंशन मत लेना कि इधर से क्यों काट दिया, है ना। वैसे इसको 1 2 3 4 और 5, ठीक है, ये आपके 5 हो गए। 6 7 8 9, तो ये आपके पास में चिन्ह है लिखने का तरीका, ध्यान से देखना। ये आपका टेली चिन्ह कहलाता है। क्या कहलाता है? टेली चिन्ह, ठीक है। तो कितने होगा टेली चिन्ह? 13 जो है वो कितनी बार है? 1 2 3 4 5। तो ऐसा जब भी ऐसा करे काटा हुआ मिल जाए आपको 5 बार है, 6 7 8 और 9, ठीक है। अब उसके बाद में क्या रहेगी आपके पास में? 14 है कि नहीं? नहीं है 14। 15 को देखो, 15 कितनी बार? 1 2 और 3 बार। तो आपको 1 2 और 3 करना। उसके बाद में आपके पास में 16 18 19 से करते जाना है। क्लियर है? तो ये आपके पास में क्या हो गया कि अवर्गीकृत आंकड़े जो हैं, क्या है आपके पास में? अवर्गीकृत जो आंकड़े हैं उनको हम लोग किस में बना सकते हैं? तो याद रखना, अवर्गीकृत आंकड़ों को हम लोग टेली चिन्ह में बना सकते हैं। इसमें कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक सब कुछ समझ में आ चुका होगा। अगर ये समझ में आ गया है तो अब हमारे पास में ज़्यादा समस्या नहीं है। और टेली चिन्ह से ही हम लोग बारंबारता बंटन बनाते हैं। ये आपके पास में टेली चिन्ह है, ध्यान समझना। ये जो है आपके पास में टेली चिन्ह है। अब टेली चिन्ह को हम लोग अगर नहीं लिखते हैं और उसको संख्याओं में लिखेंगे, ध्यान समझना, ये आपके पास में बारंबारता ही है। वास्तव में क्या है आपके पास में? बारंबारता, कितनी बार आया हुआ। लेकिन इसको जब निशान बनाएंगे तो टेली चिन्ह बोलेंगे, और जब हम लोग इस टाइप से लिखेंगे बारंबारता यानी कि एफ अगर लिखते हैं तो ये कितनी बार है? 11 जो है वो 1 और 2 बार है, तो 11 को 2 बार लिख दो। 12 कितनी बार है? 1 बार। ध्यान समझना, टेली चिन्ह से ही हम लोग बारंबारता लिख रहे हैं, कोई अंतर ज़्यादा है नहीं। बारंबारता और टेली चिन्ह एक ही है। इसमें सिर्फ निशान चिन्ह बनाएंगे और उसमें संख्या लिखी जाएगी। क्या करेंगे? इसमें सिर्फ निशान बनाए जाएंगे और उसमें संख्या लिखी जाएगी, बस इतना अंतर है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो आपके पास में कितने हो गए? 13, 9 बार। 15 कितनी बार? 1 2 3, तो आपने 3 लिख दिया, ठीक है। तो ये आपने जो लिखा है वो क्या आपका? बारंबारता। दोनों एक ही चीज़ है। टेली चिन्ह में निशान बनाएंगे और बारंबारता में संख्याएं लिखी जाएगी कितनी बार है। वास्तव में क्या है? 11 कितनी बार है? 2 बार बोलो या 2 बार ही बोलो, एक ही बात है। क्लियर? चलो, तो इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना। बड़े आगे चलिए, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपके काम हो गया है। अब आपको पास में चित्रों का अगला पॉइंट जो है वो समकों का चित्रमय प्रदर्शन। किसका? समकों का चित्रमय प्रदर्शन। समकों का चित्रमय प्रदर्शन। चलिए, हेडिंग लिखें। समको यानी कि आंकड़ों। इनको चित्रमय मतलब कौन कौन से चित्र में हम लोग इसको बना सकते हैं ये देखेंगे। एक तो पहला कुछ नाम ही है, कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें। चित्रमय प्रदर्शन कौन कौन सा है उसको देख ले आप लोग, नाम से ही आपके सामने क्लियर हो जाएंगे। तो इसमें पहला जो है सरल एवं सुबोध प्रदर्शन। कुछ पॉइंट ध्यान में रखना है, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है नहीं, ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा, तो आपको सिर्फ पॉइंट ही पॉइंट याद रखना है। सरल एवं सुबोध प्रदर्शन, इसमें क्या होता है कि जो आपके आंकड़े दे रखे हैं, ठीक है, जो भी आंकड़े दे रखे हैं उसको मानचित्र या किसी न किसी मतलब हल्के तरीके से हम लोग बताते हैं कि नॉर्मल एक मैप है, इंडिया का मैप दे दिया आपको, दे दे भाई ये आंकड़े हैं, ठीक है, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। सरल एवं सुबोध प्रदर्शन पहला। अगला है चित्र समकों को संक्षिप्तता प्रदान करना। कोई खास तो है नहीं, समकों का चित्रमय प्रदर्शन, इससे फायदे क्या है ये हम लोग पढ़ रहे हैं, जो है वो लाभ पढ़ रहे हैं, ठीक है। प्रदर्शन से क्या लाभ होते हैं,
समकों का चित्रमय प्रदर्शन से लाभ क्या होता है? एक तो सरल और सुबोध प्रदर्शन होता है, उसके बाद में तुलनात्मक अध्ययन में सहायक करते हैं। क्या करते हैं? तुलनात्मक अध्ययन में सहायक। देखना, समको यानी कि आंकड़ों का चित्रमय प्रदर्शन से लाभ हम लोग बात कर रहे हैं कि इसके क्या क्या लाभ है। इनको चित्र बना करके हम लोग अगर प्रदर्शित करते हैं तो उनको क्या क्या फायदे होने वाले। एक बात है कि सरल और सुबोध प्रदर्शन हो जाएगा कि भाई आपको दुनिया भर की झिकझैक नहीं करनी है, सब आंकड़े नहीं लिखने हैं, एक चित्र बना दो। जैसे कह दिया कि भाई भारत का क्रिकेट के मैच में भारत के जो रन जो है आपको कह दिया भाई यहाँ पर 10 ओवर, 20 ओवर, 30 ओवर और 40 ओवर। यहाँ पर कह दिया भाई कि 1 2 3 4 5 6 रन ऐसा बना दिया, ठीक है। आपको कह दिया भाई रन रेट जो है वो इस टाइप से आपके पास में बढ़ रही है, तो किस ओवर में कितने रन बने इस टाइप से अगर आपको ग्राफ दे दिया, ठीक है, आप अंदाज़ा लगा सकते हो भाई इस ओवर में इंडिया ने अच्छी बैटिंग करी या मतलब अच्छे स्कोर से या अच्छे शॉट मारे होंगे, अच्छा खेला होगा तो ज़्यादा रन बनाएंगे, और ग्राफ नीचे आया तो कम रन बनाए होंगे, ठीक है। तो उसमें कुछ खास है नहीं, इसमें आपको समझना है, ग्राफ को हम लोग अलग से देखने वाले हैं, इसलिए मैं ज़्यादा इसमें टाइम खराब नहीं कर रहा हूँ। सरल और सुबोध प्रदर्शन, दूसरा तुलनात्मक अध्ययन में सहायक। तुलनात्मक अध्ययन में कैसे सहायक कि भाई एक बार भारत और पाकिस्तान का मैच हो रहा है, मान लो भारत और पाकिस्तान का मैच हो रहा है, तो क्या किया हमने, एक साइड में भारत का ग्राफ बना दिया, अगली साइड में पाकिस्तान का ग्राफ बना दिया। फिर भाई कि 10वें ओवर में भारत के कितने रन थे, 10वें ओवर में पाकिस्तान के कितने रन, 20वें ओवर में पाकिस्तान के कितने रन, भारत के कितने रन, ये हम लोग अगर आप देखते हैं तो आप सारणी में देखोगे कि अगर भारत ने ज़्यादा रन बनाए तो भारत का ग्राफ ऊपर रहेगा, पाकिस्तान ने रन कम या ज़्यादा बनाएंगे, पाकिस्तान अगर ज़्यादा बनाया होगा तो ग्राफ ऊपर रहेगा, कम तो नीचे, ठीक है। तो जब हम लोग तुलना देखेंगे दोनों के साथ में या दोनों को मिक्स करके भी कभी कभी आपने ग्राफ देखे होंगे, ठीक है। ये क्रिकेट के मैच में सबसे सिंपल एग्जांपल क्रिकेट के मैचों के है, जब आपने टीवी की स्क्रीन पर देखो ग्राफ देखे होंगे ऐसे, भाई भारत का मैच इस टाइप से जा रहे हैं भारत के, और वहीं पर आपके पाकिस्तान के मान लो इस टाइप से जा रहे हैं, ठीक है, इस टाइप से जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा भाई यहाँ पर विकेट गिरा तो यहाँ डॉट किया हुआ मिलेगा, यहाँ डॉट किया हुआ मिलेगा, भारत के जब गिरेगा तो भारत का पाकिस्तान, ठीक है, इसको हमने कह दिया भाई भारत और इसको कह दिया हमने पाकिस्तान, ठीक है। तो ये आपको पास में अलग अलग मिल जाएंगे आंकड़े, आपको इस टाइप से मिल सकते हैं दोनों की तुलना करने के लिए। तो बहुत आसान विधि है, सरल विधि है कि तुलना हम लोग चित्र से कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आंकड़े सब कुछ करना बहुत समस्या हो जाएगी। और इसके बाद में इससे क्या हो जाएगा भाई, श्रम और समय की बचत हो जाएगी, श्रम भी कम लगेगा और समय भी आपका बच जाएगा, श्रम और समय की बचत होगी, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। और एक और आपके पास में है कि प्रभावी जानकारी के साधन है, प्रभावी जानकारी के साधन, ठीक है। तो ये 3-4 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि भाई समकों को चित्र में प्रदर्शन करने से आपको क्या क्या लाभ होते हैं, ठीक है। आपको नॉर्मली बात है वो आपको पता भी हो जाएगी। एक तो सरल और सुबोध प्रदर्शन होता है, तुलनात्मक अध्ययन में सहायक होता है, श्रम और समय की बचत होती है, और प्रभावी जानकारी के साधन है। मतलब किसी भी जानकारी के बारे में आपको डिटेल से पढ़ने की जरूरत नहीं, आपने ग्राफ देखा, हाँ ऐसा ऐसा चीज़ें है, समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चित्रों के प्रकार की बात करें, चित्रों के प्रकार की बात कर लेते हैं, यहीं पर हम लोग बना लेते हैं। चित्रों के प्रकार, चित्र किस किस टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। आपको इसमें जानकारी हासिल करना है चित्रों के प्रकार में। तो सबसे पहले आपके पास में होता है एक विमीय चित्र। क्या होता है? एक विमीय चित्र क्या होता है? एक विमीय चित्र। अगला जो होता है आपका द्विविमीय चित्र, जिसमें लंबाई और चौड़ाई होता है। उसके बाद में तीसरा जो होता है आपका त्रिविमीय चित्र होता है। क्या होता है? त्रिविमीय चित्र होता है। और अगला जो होता है एक विमीय, द्विविमीय, त्रिविमीय, और आपके पास में मानचित्र जो होता है उसको भी हम लोग ग्राफ में कह देंगे। और उसके बाद में आता है चित्र लेखन। चलो, तो इसमें हमको चित्रों के प्रकार जो है ये हमको समझना है। चित्रों के प्रकार में ये बातें आपको पढ़नी है। क्या क्या चित्र? एक तो एक विमीय चित्र होते हैं। एक विमीय में फिर आपके दो टाइप के मिल जाएंगे। द्विविमीय चित्र होते हैं जो हम लोग जो बनाते हैं ना, जो ग्राफ वगैरह, वो सब द्विविमीय होते हैं।
ठीक है, हम लोग इसके बारे में डिटेल्स जानकारी हासिल करेंगे। वो अगला जो होता है वो त्रिविमीय चित्र होता है, और अगला मानचित्र जो आप लोग जानते हो, और चित्रलेखन। तो ये आपको इसको स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। और बाकी हम लोग देखेंगे अगली क्लास में, ऐसा सोच रहा हूँ क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम है, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग इसको नोट डाउन कर लें अच्छे से, और नोट्स ज़रूर बना लें, ठीक है। नोट्स बना लें, आप अपनी भाषा में लिख लें इसको। अगर मेरे पास टाइम रहेगा तो मैं आपको PDF सेंड कर दूंगा। PDF तो वैसे बनाई हुई है नहीं मेरे पास में, ठीक है। जैसे ही बन जाएगी, अभी टाइम नहीं है। आप कहोगे सर आप PDF, और काफ़ी लोग कह रहे हैं सर ग्रुप में मैसेज नहीं आ रहे हैं। मैसेज नहीं आ रहे हैं, मैं जानता हूँ, कारण ये है कि मेरे पास में इतना टाइम नहीं है, ठीक है। ना तो PDF बना पा रहा हूँ, ना लिख पा रहा हूँ। बड़ी मुश्किल से खाइए, है ना, शेविंग भी नहीं बना पा रहा हूँ, वहीं से समझ जाओ, ठीक है। तो बड़ी मुश्किल से आता हूँ, खाना खाता हूँ, बस खत्म, है ना। सुबह से लेकर के शाम तक क्लासें लगातार अभी तक जारी है। अब जैसे ही क्लासें ख़त्म होगी, जैसे ही क्लासें ख़त्म होगी, मेरे जो भी बैच चल रहे हैं, 2-3 बैच चल रहे हैं, तो वो ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद में मैं फ्री हूँ तो मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करा दूंगा और बाकी चीज़ें भी करवा दूंगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब 2 या 3 क्लासों में ये ख़त्म हो जाएगा। अच्छे से पढ़ लेना इसको, ठीक है, क्योंकि नया टॉपिक जुड़ा है तो सबने पढ़ा रखा नहीं है, तो आप लोग देख लेना इसको अच्छे से। और फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। अगर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू।